चल, तो क्या शुरू करेंगे? है इतिहास पढ़ना है, कैसा है? गया पेपर बढ़िया? ठीक। तेरा बना? तो नहीं लाई थी ना? ठीक। चलो, तो इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तो कोई भी सब्जेक्ट को जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक, पहले तो पढ़े होगे थोड़ा बहुत, है ना? तो हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, आज एक पूरा एक ओवरव्यू खाका ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, है ना? कि होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या है, कैसा है सिलेबस, पूरा एक डिस्कस कर लेते हैं, है ना? प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक? फिर धीरे धीरे टॉपिक को आगे ले जाएंगे, है ना? तो हिस्ट्री में तुम लोग देखोगे तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि चलोगे तो लगभग मान के चलो तुम्हारा 7 से 8 प्रश्न औसतन तुमको देखने को मिलता है, ठीक? और वही मेंस में जाओगे तो वो तुम्हारा पेपर नंबर कौन सा है? तो तीन, तीन में है इंडियन हिस्ट्री का। तो पार्ट तुम्हारा कौन सा है? पहला पार्ट, ठीक। दूसरे में तुम्हारा संविधान और लोक प्रशासन है। तो 75 नंबर का तुम्हारा वेटेज है। अब आम तौर पे ऐसे देखोगे तो प्रीम बोल दिया है कि हाँ 7 से 8 प्रश्न आए हैं, लेकिन एक बार ऐसा कर दिया था 2 आया था। कितना प्रश्न आया था? 2। तो इतना तुम हकन हकन के मर के पढ़ोगे क्या भारत का इतिहास को? और अगर प्रश्न इधर उधर हो गया तो कहानी खत्म है। वो प्री में है, लेकिन तुमको मेंस में तो कंप्लीट 75 नंबर आएगा, मतलब आएगा, वो तो डन है। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, ठीक। 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, 4 का भी रहेगा, 8 का भी रहेगा, 15 का रहेगा, 10 नंबर का नहीं। तो पहला और जो तीसरा पार्ट होता है उसमें मालूम होगा तुम लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन नहीं, सीधा कितने का है? 15, है ना? 13 नहीं, 15। हाँ, तो ये तुमको देखना है। तो इतिहास को पढ़ के अगर तुम्हारा 75 नंबर, बहुत बड़ा पोर्शन है ना इंडिया जीएस में, तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, किसी मतलब जो सबसे ज़्यादा समय लेता है, वो है तुम्हारा भारत का इतिहास, ठीक। और उसमें भी यदि देखोगे तो सबसे ज़्यादा है तुम्हारा क्या? तो आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक। अब इतिहास को हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांट दिए हैं। मेनली इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक? सब्जेक्ट को रखने का कारण क्या है कि तुम लोग अब बोले भारत देश में रह रहे हो तो भारत का भूगोल पढ़ लो, भारत का इतिहास पढ़ लो, ठीक। तो इतिहास पढ़ के तुमको मिलेगा क्या? तो बोले सर पेपर में आता है, तो पढ़ ले रहे हैं। अगर मान लो कह दिया जाए कि तुम्हारा पेपर में इंडियन हिस्ट्री सिलेबस नहीं है, पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तो क्या मतलब फिर तुम्हारा इतिहास पढ़ने का, ठीक? तो इतिहास को पढ़ा इसलिए जाता है बेटा, बोले सर ये कोई काम का नहीं है एक बार पेपर, अब तुम पुलिस बन गए, कलेक्टर बन गए, तो तुमको बाबर हुमायूं से क्या लेना देना? कोई लेना देना है क्या? नहीं। सम्राट अशोक से कोई लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बेटा कि तुम्हारा बीता हुआ जो समय उसके बारे में जानकारी ले, बीती हुई समय में जो भी घटनाएं घटी हैं उससे सीख लेके हम अपने भविष्य और वर्तमान को बेहतर बना सकते। जो गलती पहले हुई या जो चीज़ें पहले बीत गई, जाना गया, तो उससे हमको क्या लेना है? सीख लेना है। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, ओके। और जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो कम से कम उस क्षेत्र में क्या क्या हुआ उसकी घटना सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए इतिहास को सिलेबस में रख दिया गया है। अब नहीं रहेगा तो तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं, मेरे को मालूम है ना? और हाँ कह रही है, ठीक। बोले क्या करेंगे सर पढ़ के? तो इंडियन हिस्ट्री मेंस में बेटा 75 नंबर का वेटेज है, ठीक। तो उसमें तुम्हारा देखोगे तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, 4 का रहेगा, 8 का रहेगा और तुम्हारा 15 का रहेगा, 10 का नहीं। तो इसके आधार पे तुमको तैयारी को करना है ताकि तुम्हारा प्री में भी बन जाए और मेंस में भी काम हो जाए। तो अभी देखोगे तो पहले के टाइम में 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता था, 30 नंबर, 40 नंबर, ऐसा। तो बच्चा दे मनमाने फेकाइज कर रहे हैं, लिखे जा रहा है। अभी वैसा नहीं रह गया, अभी संतुलन चाहिए। उत्तर में क्या चाहिए? संतुलन। तो
इधर के प्रश्न में तुम फेकम फाकी नहीं कर सकते, टू द पॉइंट बात करना है। ठीक, अब जैसे बोल दिया यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बताइए, अब तुमको पता ही नहीं है, तुम बस थोड़ा थोड़ा जान रहे हो, लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। ठीक, यहां पे तुम्हारा क्या चाहिए बेटा, स्किल। कैसा स्किल? जितना तुम जान रहे हो उसको क्या करना है, समेटना है। पता तुमको सब कुछ है, तुम ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा को कम में लिखने में क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और लिखते लिखते आएगा, अपने ही लिखे हुए उत्तर को तुमको क्या करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा, पढ़ना होगा, तब तुमको बार बार समझ में आएगा कि कैसे मैं उसको कब करते जाऊं। एक्स्ट्रा अनर्गल चीजें नहीं लिखनी। ठीक, तो इतिहास क्या है, इतिहास। ठीक, तो पहले ये जान लो क्या होता है इस पीछे लास्ट, कुछ तो पढ़ी होगी सुनी होगी, बोलो बेटा, एक एक करके बताते जाओ। उसको पढ़ना। ठीक, बोल बेटा, क्या होता है इतिहास। वो इतिहास है, और तो माध्यम है। ठीक, क्या होता है, अतीत का वर्तमान में अध्ययन। इधर बीते हुए दिन वो लम्हे बोल रहे है ना। ठीक है, बीते हुए दिन वो लम्हे याद करना है, उसको पढ़ना है, वो तुम्हारा क्या है, इतिहास है। ठीक है, बोलो जी। व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करना, तो कैसे व्यवस्थित करोगे, क्या हुआ था मतलब। इधर एंशियंट तो मिडवेल में नहीं हुआ है ना। ठीक, अरे सीधी सी बात है, तुम लोग कहाँ रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, अभी फिलहाल घर में रह रहे हो या जहाँ पे भी रह रहे हो, तो तुम लोग हर यही बोलते हो कि बीता हुआ समय, क्या बीता हुआ समय। तुम लोग अपने घर से आए यहाँ पे, तुम्हारा समय बीत गया है, तो वो तुम्हारा इतिहास है। तो तुम्हारे इतिहास के बारे में तुम्हारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, बोलेंगे छोड़ हटा ना, दो चार वैसे लगा रहेगा फोटो, तीन पीढ़ी बाद वो फोटो भी हट जाएगा, बोले छोड़ हटा, डोकरा डोकरी फोटो हटा, बोले कोई मतलब नहीं। तो हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत देश में भारत के इतिहास को पढ़ना है। ठीक, हमारा इतिहास नहीं। ठीक, तो बीता हुआ समय, जो हम लोग सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि बीते हुए समय में जो भी घटना घटी वो सब क्या है, इतिहास। ठीक, तो बीते हुए समय में बहुत सारी घटनाएं घटी, तो सबको इतिहास में शामिल कर सकते हो क्या, नहीं बेटा। इतिहास में किसी भी घटना को शामिल करने के लिए क्या होना चाहिए, एविडेंस। क्या होना चाहिए, एविडेंस, यानी कि साक्ष्य। ओके, तो साक्ष्यों के आधार पे बीते हुए समय की अगर हमको जानकारी मिलती है, वो घटना कहलाता है तुम्हारा क्या, इतिहास। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें तुमको पता चल गई हो, तुमको क्या, तुम उसको क्या किए, इतिहास में चेप दिए, ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें रामायण महाभारत, ये जो महाकाव्य है, उसको शामिल नहीं किया गया है। ओके, ठीक, तो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है, तो उसको इतिहास में शामिल नहीं किए। ठीक है, अब वो ठीक है, हम व्यक्तिगत रूप में आस्था के तौर पे उसको देखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको जगह नहीं दिया गया। क्यों, क्योंकि उसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, वो मान लो हुआ रहा होगा या बीता रहा होगा, जो भी, तो बीती हुई घटना को इतिहास में शामिल नहीं करते। बीती हुई घटना का क्या मिल रहा है, अगर तुमको प्रमाण मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, उसको इतिहास में शामिल किया जाता है। और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे जब बीते हुए समय का हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं कि पहले कोई भी एविडेंस मिला तो देखें कि ये किस समय का है। तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई चीजें पहले मिल गई है तो वो पहले घटित हुआ होगा, नहीं, कोई चीजें बाद में मिल गई है
तो उसको स्टडी करके देखा जाता है कि कितना समय पुराना है, कितना समय बीत चुका है, तो उसको व्यवस्थित क्रम में अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, बीती हुई घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पे, किसके आधार पे? साक्ष्यों के आधार पे क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, किसी भी क्षेत्र का। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांट दिए हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। ठीक, तो 3 भाग में बांटने का क्या है कारण है? 3 ही भाग में क्यों बांटे बोले तो एक तुम लोग सुने होंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ऐसा करके 3 काल खंड में बांटे, है ना। अब ये काल खंड में बांटने का कारण क्या है? तो अलग अलग चीजें घटित हुई हैं। कैसे? तो किसी भी क्षेत्र में अगर अभी तुम लोग क्या हो, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना जीवन जी रहे हो, है ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन अपने आसपास के चीजों से प्रभावित है, नहीं है? कैसे है? तुम घर में रह रहे हो, बाहर घूमने गए, आसपास तुम्हारे लोग हैं, तो हम लोग समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समाज में। तो हमारा एक सामाजिक जीवन है ना। बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बुद्धि रहता है क्या? खाली रहता है। अरे मगज तो रहेगा ना, ठीक है, लेकिन उसमें जानकारी का अभाव रहता है। ठीक है, बुद्धि सबका रहता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती, ना वो देख रहा है, ना सुन रहा है, ना समझ रहा है। ओके, तो जैसे जैसे वो अपने घर वालों को देखेगा, फिर आस पड़ोस वालों को देखेगा, फिर बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा, तो जैसे जैसे वो लोगों से घिरते जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि अलग प्रकार से क्या करने लगती? काम करने। बच्चा चाहे चोर का हो, चाहे अपराधी का हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा बच्चा होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। वो जैसा देखता है वैसा सीखते जाता है। तो हमारा जो सोच डेवलप होता है वो किससे होता है? समाज से। तो हमारा क्या हुआ? सामाजिक जीवन। ठीक, अब समाज में तुमको रहना, अब हम लोग जी क्यों रहे हैं? तो पेट भरने के लिए। किसके लिए जी रहे हो? अरे जिंदा क्यों हो तुम लोग? काहे के लिए जी रहे? नौकरी पाने के लिए। ठीक, किस लिए जी रही है बेटा? मालूम ही नहीं है तुम लोग जिंदा क्यों हो, तो फिर तुम लोग को मतलब जीवित रहने क्या मतलब है जी? अरे अभी हम लोग जीने के लिए क्या कर रहे हैं बोले, हम लोग पहले का आवश्यकता क्या था बेटा? पेट भरना। अभी आदमी पेट भरने के लिए नहीं जी रहा है, अभी वो अपने भौतिक सुख को भोगने के लिए जी रहा है। ठीक, बोले पेट भरेगा बाद में, ठीक है, खाना नहीं खाऊंगा 2 दिन चल जाएगा, लेकिन पैसा जोड़ के रखना है भाई। ठीक, तो आदमी अब भाग रहे किसके पीछे? पैसे के पीछे। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तुम भविष्य में जी भर के हकन के खाऊंगा कह के अभी अपने पेट को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। जैसे पार्टी में जाना है बोल के 2 दिन से, अरे परसों पार्टी है थोड़ा कम खा रहे, फिर जिस दिन पार्टी हुआ बोले हकन की, अब मान लो उसी दिन तुम्हारा तबीयत खराब, तो क्या कर लोगे? आगे तुमको कुछ पता है क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा तुम्हारा जीवन जो है वो अर्थ पे टिका हुआ है, यानी कि पैसा। किस पे? पैसा। तो तुम काम करोगे, जिंदा रह के सोचे पड़े रहोगे क्या? नहीं, काम करना जरूरी है। ठीक, तो आर्थिक गतिविधियां, तो आर्थिक समाज भी होगा। ठीक, आर्थिक गतिविधियां, क्रियाकलाप होगा। ठीक, अब अलग अलग जगह पे जाओगे तुम, तो हर किसी के पहनने ओढ़ने का तरीका अलग होता है। अभी यहाँ पे हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है। ठीक, पहले कुछ और रहा होगा। दूसरे जगह जाओगे तो वहाँ के पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है। अब हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे भीषण गर्मी भी पड़ती है, भीषण ठंड भी पड़ता है, खतरनाक टाइप का। तो उसके आधार पे हम लोग कपड़ा पहनते हैं। ठीक, हालांकि नहीं पहनते हो, बात का बात, कितनों भी ठंड रहे। ठीक, लड़की लोग क्या बोलते हैं? स्वेटर जैकेट पहनेंगे ही नहीं, गाड़ी का खाली डाकू बन जाएंगे। ठीक, ऐसे घूम लेंगे और निकलो। लड़के लोग देखना, विचार लोग कंबल ओढ़ के निकल लेते हैं। ठीक है ना,
गर्मी के टाइम में लड़कों को देखना, शादी ब्याह में जाते मार पसीना चुचुआ रहा है लेकिन उसको कोट जैकेट पहनना जरूरी है। तो पहले हमारा जो पहनावा था वो मौसम के आधार पे होता था। तुम विदेश में चले जाओ, बाहर दूसरे क्षेत्र में, तो ज्यादातर देखना उन लोग जिस कटिबंध में निवास करते हैं उसके आधार पे उनका वेशभूषा रहता है। हमारा भी वैसे ही था। अब हम लोग क्या है, दिखावे में मर चुके, तो पश्चिम के चीजों को हम लोगों ने अपनाया, तो उसके आधार पे अब हमारा रहन सहन है। ठीक, तो वेशभूषा के आधार पर, है ना, किसके आधार पे, वेशभूषा के आधार पे पहले हमारा पहनावा कैसा था, हमारा तुम्हारा क्या कहा जाए तो पारंपरिक परिवेश। ठीक, त्योहार वगैरह मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं त्योहार। अब मान लो वहां पे हो तुम कहीं पे, पूरा एक तुम्हारा सामाजिक जीवन है, आपस में मेल मिलाप करना है, तो त्यौहार मनाना। पहले त्यौहार इसलिए मनाया जाता था कि चलो रे आ जाओ, कम से कम गांव में मेला लगता था। क्या लगता था, मेला। गांव में एक दिन बाजार लगता है ना, तो उस बाजार के लगने के कारण चलो आसपास के गांव के सभी लोग हफ्ते में एक दिन निकल लिए, उसी बहाने मिल लिए, बात कर लिए। त्यौहार वगैरह इसलिए मनाया जाता था, है ना। तुम्हारा रंगमंच, कला कार्यक्रम ये सब होता था। तो एक तुम्हारा धार्मिक सांस्कृतिक जीवन सबका अलग अलग रहते हैं। ठीक, तो पूरा मानव का जो जीवन है ये इसी पे टिका हुआ है। राजनीतिक जीवन भी हो, अगर आप 100 लोग वहां पे रह रहे हो तो किसी न किसी को वहां पे रेगुलेट करने के लिए कोई एक बंदा होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लास में बैठते हैं, स्कूल में थे हम लोग, तो टीचर जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए, उसको मान लो थोड़ा सा नींद आ गया है तो जा रहे तो कुर्सी में थोड़ा झूल लूँ, है ना। तो बच्चे क्या कर दिया, इधर आ बोले, तो ऐसे देखते थे, या तो कोई होशियार बच्चा होगा उसको उठा लेते थे, या कोई अच्छा हट्टा कट्टा है पूरे क्लास में, बोले तू इधर आ, तो बोले तेरे देख के डरते हैं बच्चे, तू मॉनिटर बन जा। तो बोले सबको देखना मजा आ रहा हूँ, कोई भी हल्ला करेगा तो मेरे को आग बता। तो वो क्या करता था, जिससे दुश्मनी है उसका नाम को जानबूझ के लिख देता था और जाके आचार्य जी को बता देता था। अब तहां आचार्य जी, गुरु जी उसको क्या कर रहे हैं, कूट रहे थे मन माने, जबकि वो कुछ किया ही नहीं है बेचारा। ठीक, होता था, मेरे साथ बहुत हुआ है। ठीक, तो ऐसा रहता है। तो जैसे कि अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए तो आप अपने मन का करो, लेकिन जितने ज़्यादा लोग हैं तो उनको व्यवस्थित रूप से उनको क्या करना है, रेगुलेट करना है। बोले कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम है, सबको क्या करना है, रेगुलेट करना है, संचालित करना है। बोले भैया यहाँ पे ये काम नहीं करना है, ये गलत है, तो बांध के रखना है। क्या रखना है, बांध। माँ बाप बच्चों को बताते हैं ना, बोले कि यहाँ पे तुम बैठो, ये सही है ये काम करो, ये गलत है ये काम नहीं करना है। तो वो नियम कानून बनाएंगे, और उस नियम कानून को बनाने के बाद उसको तुम पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको भी देखा जाएगा। तो अगर डर है तो करोगे, डर नहीं है तो नहीं करोगे। अब हमारे यहाँ पता है कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना है, तो भी चला रहे हैं लोग बाग, क्योंकि डर नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस तब पकड़ती है, ट्रैफिक पुलिस, जब उनका जेब खाली हो जाया रहता है। अब तो खैर कैमरा वैमरा लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होने का टेंशन ही नहीं है। जाओ ठीक है, ट्रिप्स ही नहीं चलाना है, 4-4 जन बैठ के घूम रहे हैं, जबकि सरकार बोल रही है कि आप 3 जन नहीं बैठना है। हम लोग इधर 4 जन बैठा रहे हैं, एक जन टंकी में भी बैठ जा रहा है, 5 जन हो गया सीडी डिलक्स में, है ना, प्लेटिना में। तो हमको डर नहीं है ना। अगर कानून को मनवाना है तो क्या कराना पड़ेगा बेटा, तुमको बताना पड़ेगा, डर पैदा करना पड़ेगा, तब आदमी कानून, नियम कानून को मानता है ना। तो तुम्हारा देखा जाए तो पूरा हमारा जो जीवन है वो इन्हीं सब चीज़ों से घिरा हुआ है। आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तो हम लोग वोट देते हैं, कोई एक हमारा क्या हो, नेता हो, लीडर हो, जो हम सबको क्या कर सके, बेहतर रूप से चला सके। ठीक, हमारे जीवन। तो यही चीज़ों में क्या होने लगता है, जब परिवर्तन आने लगता है बेटा, इसी के आधार पे हम लोग टाइम पीरियड को क्या किए हैं, डिवाइड किए कि मानव का पहले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन कैसा था। फिर जब उसमें परिवर्तन आया तो एक कालखंड से दूसरे कालखंड में आ गए। फिर जब उसमें परिवर्तन आया तो एक कालखंड से दूसरे कालखंड में हम प्रवेश कर। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के ही आधार पे इतिहास को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आई बात। जैसे सबसे पहले बात करें तो उस समय अगर देखोगे तो मानव जो है
अलग टाइप से जीवन जीता था, है ना। फिर उसके बाद बाहर से लोग आने लगे तो उसका प्रभाव हम पे पड़ा, तो उनका जीवन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन बदल गया। फिर और पश्चिम से लोग आने लगे व्यापार करने के लिए, तब फिर हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो एक कालखंड वो हो गया, दूसरा कालखंड और तीसरा कालखंड, ऐसे करके 3 कालखंड में क्या कर दिए हैं, बांट दिए। आई बात समझ में? ठीक। तो इतिहास में एक तुम्हारा क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल, एक तुम्हारा क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक क्या होता है तुम्हारा ऐतिहासिक काल। ठीक, ये 3 कालखंड में बांटते हैं, है ना। तो 3 कालखंड में कैसे बांटे, क्यों बांटे, क्लियर है? ठीक। तो पहला सुन रहे हो तुम लोग क्या, प्रागैतिहासिक काल। क्या सुन रहे हो, प्रागैतिहासिक काल। ठीक। तो बोलते हैं कि ऐसा कालखंड जिसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है। कैसा एविडेंस, तो लिखित साक्ष्य नहीं है। मैं क्या बोला, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना है, किसके आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे। तो पूरा का पूरा इतिहास किस पे टिका है जी, साक्ष्य पे टिका है। तो बोले कि ऐसा कालखंड जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं। समझ में आई बात? तो उसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं, पाषाण काल। ठीक, स्टोन एज। तो उस समय जो मानव था वो पत्थरों के बीच में अपना जीवन बिता रहा था, इसलिए उसको क्या बोले, पाषाण काल। तो उस समय न राजनीतिक जीवन था, न आर्थिक जीवन था, पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। न सामाजिक, न आर्थिक, न राजनीतिक जीवन, कुछ नहीं। ठीक, क्योंकि मानव जो है उस समय जंगली जानवर की तरह जी रहा था, खाना बदोश टाइप से। अब जानवरों में राजनीतिक जीवन होता है क्या? हालांकि हम लोग किताब वगैरह जो कहानी वहानी रहते हैं, जंगल का राजा शेर और सारी प्रजा वहां पे, अरे पढ़ते हैं ना, कहानी में बता देते हैं, बोले लड़का लोगों को कहानी सुनाते हैं। तो जंगल का राजा शेर ऐसे गुफा के ऊपर ऐसे बैठ के पूरा लीड कर रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन वो बनाया गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। अब शेर के सामने हिरण आएगा तो उसको सलाह देगा कि उसको खाएगा, क्या करेगा, खाएगा, सीधी सी बात है। बोले आ तेरे साथ क्या अन्याय हुआ है, चल बता मेरे को। बोले वो क्या करेगा, भूख लग रहा है तो खा जाएगा उसको। तो ये जानवर वाला जीवन जीता था कौन, पहले का मनुष्य। पत्थरों के बीच में जी रहा था, पूरा पाषाण काल। पत्थरों का वो अलग अलग समय में क्या किया, प्रयोग किया है। ठीक है, वो तुम्हारा पाषाण काल के अंतर्गत आएगा। उस समय पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था, तो लिखित साक्ष्य मिल नहीं सकते हैं, है ना। अरे कोई लिखेगा तब तो तुम क्या करोगे, लिखित साक्ष्य तुम्हारा मिलेगा। चित्रकारी हुआ है, क्या हुआ है, चित्रकारी। तो शैल चित्र मिले हुए हैं। क्या मैं, तू उधर क्या देख रही है, तेरे को टाइपिंग करना है, खटपिट खटपिट है, सुन ना बेटा। ठीक, क्या मिला है बोला हूँ, चित्रकला मिला है। कौन बनाया था, मंसूर। तो आदि मानव किस में बनाया था, पत्थर में। क्या बोलते हैं उसको, चित्रकला। तो चित्रकला बोलते हैं। तेरा ध्यान नहीं है, तू उधर देख रही है, मैं तेरे को देखा ना बेटा। शैल चित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैल चित्र। तो सुनना ध्यान से। ठीक। तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, वो जो देख रहा था उसको क्या करते थे, पत्थर में वो ऐसे लिख दिया। मैं जैसे इनको देखा, बोले हाँ बना दो। अब एकदम हूँ बहू बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जैसा पाया वैसा तड़ेंग बड़ेंग ऐसे करके बना दिया। ठीक। तो शैल चित्र मिले हुए, लिखित साक्ष्य नहीं। तो उसमें तुम्हारा क्या पढ़ते हैं हम लोग, पाषाण काल। पत्थरों का अलग अलग समय में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक। धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन नहीं था। क्लियर? अब धीरे धीरे अंतिम समय जब आता है पाषाण काल का, तो 9 पाषाण काल पढ़ते हैं हम लोग। तो उस समय में अंतिम अंतिम आते आते तक मानव धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में रहने लगा। कैसे समाज में, तो मतलब जैसे कि अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समूह बना के रहने लगा। ठीक। तो जब समूह बना के रहने लगा तो सब लोगों, एक दो आदमी रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे लोग रहे तो सबको देखना संभालना मुश्किल हो जाता है। तो नियम कानून बनाए जाते हैं, फिर बोला जाता है, दबाव बनाया जाता है कि आपको ये नियम कानून को मानना है। तो फिर वहां से तुम्हारा सामाजिक जीवन चालू होता है। तो उसी के बाद से एक सभ्यता का आगाज होता है।
तो सभ्यता हमारे यहाँ पहली सभ्यता जो थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। तो मानव जो है उधर पत्थर के प्रयोग से जब वो खेती वेती चालू किया, ठीक, पाषाण काल का अंतिम समय था वो, जिसमें वो खेती करना सीखा, कबीला में रह रहे, समूह बना के रह रहे, तो बहुत सारे लोग रहे। तो पता चला भैया ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सब वो धीरे धीरे सीखा। तो सभ्य होते गया। ओके, अकेले रहोगे, रूम में पड़े रहोगे, कोई लेना देना नहीं है। लड़के लोग को जाके देखना, सोचे फेंकाए पड़े रहते हैं रूम में, कोई होश हवास नहीं रहता है, देखे होगे, है ना। लेकिन वहीं पे तुम लड़कियों को देखना, बढ़िया से हर चीज़ एकदम साफ सुथरा, हर चीज़ व्यवस्थित रहता है। लड़कों का कोई मतलब नहीं है, घर में भी रहेंगे तो भी उत्पात मचाते थे, इसलिए मम्मी परेशान रहती है ना। फिर गाली बकती है मम्मी, फिर उसको बोलते, फिर एक आध थोड़ा सा कूट काट भी देती है, वो बात भी है। बेचारा लड़का बोले अरे बहुत तकलीफ है, बोले इसीलिए जब रूम में आता है तो पड़ा रहता है, बोले घर में किच 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 से टेंशन लो। ठीक। तो सामाजिक जीवन, वो सभ्यता का आगाज हुआ हमारे यहाँ। ठीक, जब सब एक समूह में रहने लगे। तो पहली सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, देखेंगे उसको भी। तो आद्य ऐतिहासिक काल, जब इन सब चीजों में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। उस समय ना राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन कुछ नहीं था। फिर मानव में क्या हुआ, वो समूह बना के रहने लगा, तो सामाजिक जीवन आया। फिर जब वो अपने जैसे लोगों के साथ क्या करने लगा, व्यापार करने लगा। ठीक, मेरे जो आवश्यकता की चीज़ें हैं मैं तुमसे लूँगा, तुम्हारी आवश्यकता की चीज़ें मेरे पास है तो मैं तुमको दूंगा। तो अदला बदली, वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार करना चालू किए, तो आर्थिक जीवन भी आया। ठीक है, लीडर हुए, कौन हुए? लीडर, तो तुम्हारा राजनीतिक जीवन भी आया। तो उससे एक कालखंड हम लोग इसमें आ गए। तो आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है ऐसा कालखंड जिसका हमको साक्ष्य किससे मिला है? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल का भी साक्ष्य कैसा है? पुरातात्विक है, सब खुदाई के माध्यम से हमको मिला हुआ है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का भी तुम्हारा साक्ष्य कैसा है? तो पुरातात्विक साक्ष्य है, वो भी खुदाई के दौरान हमको चीजें मिली हुई हैं। ठीक। कोई भी लिखित साक्ष्य मिला क्या प्रागैतिहासिक काल में? नहीं, क्योंकि उस समय का मानव पढ़ना लिखना जानता नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको क्या मिला? लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक। तो इसलिए तुम्हारा वो, उसको हम लोग एक कालखंड में रखे। बोले कि भैया यहाँ पे राजनीतिक जीवन था, एविडेंस मिले हैं। कैसा था पता नहीं, सामाजिक जीवन भी था, आर्थिक जीवन भी था। ठीक। तो एक कालखंड में उसको रख दिया। अब इसमें फिर से परिवर्तन आया। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जब देखेंगे तो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी। ठीक है, तो वहां के जब तुम लोग नगर नियोजन को देखोगे, ठीक, तो एकदम जबरदस्त टाइप का। आज के लोग वैसा बना ही नहीं पा रहे हैं, जैसे कॉलोनी वगैरह बनाते हैं। ठीक। तो जमीन प्लॉटिंग कर दे तो पहले बड़ी बकायदा क्या करेंगे, हाँ जमीन को काट दिए, सड़क प्रोवाइड कराएंगे, नाली की व्यवस्था कराएंगे, उसके बाद लोगों को वहां बसाएंगे। हमारे यहाँ पता ही नहीं है, सब पहले से बसे हुए हैं। रोड कहाँ जा रहा है पता नहीं है, ऐसे गए, सामने में घर खड़ा हुआ है और बाजू में कोल्की, वहां से घुस के जाओ, ऐसी होता है। तो व्यवस्थित नहीं, लेकिन वहां था। ओके, तो नगरीय सभ्यता थी। फिर अचानक से उसमें क्या हुआ? परिवर्तन आया, ग्रामीण सभ्यता का आगाज हुआ, लोगों का रहन सहन बदला, धार्मिक जीवन पहले कुछ और था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सब क्या हो गया? बदल गया। ठीक। तो हम लोग एक कालखंड से दूसरे कालखंड में। तो ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसके बारे में हमको जो साक्ष्य वो खुदाई से भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक। तुम्हारा लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और उन लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो तुम्हारा कहलाया क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या करते हैं? फिर से तीन भाग में बांट देते हैं, एक प्राचीन, दूसरा मध्य, और तीसरा आधुनिक। ठीक। तो प्राचीन को यदि देखोगे तो तुम्हारा शुरुआत माना जाता है जहां से हम उसको पढ़ना चालू किए, लिखित साक्ष्यों को हमको पढ़ना चालू किए, तो जैसे कि तुम्हारा ऋग्वैदिक काल। ठीक, सॉरी वैदिक काल। तो जो भी तुम्हारा वेद, उपनिषद, ग्रंथ वगैरह सब मिले, उस सब को हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना।
उसके बाद तुम्हारे ग्रामीण सभ्यता था, तो इनका राजनीतिक जीवन भी था, सामाजिक आर्थिक जीवन सब था। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद काल में आते हैं। किसमें आते हैं? महाजनपद काल में। तो पहले हुआ क्या करता था, जब वैदिक काल चल रहा था, ठीक, तो कबीला में रहते थे लोग। ऐसे हम लोग टीवी वगैरह में देखे हैं, वैसा नहीं है। टीवी में तो बहुत भव्य बता दिए, मतलब अभी का पूरा होटल वोटल टाइप का एकदम सब चीज पहले था, ऐसा ऐसा नहीं। कबीला में मिल के रहते थे, कबीलाई समूह था। कैसा समूह था? कबीलाई। ठीक। तो हर कबीले में अलग अलग उसका प्रमुख होता था, कि सारे कबीले को भी चलाने वाला एक कोई होता था। तो ऐसा करके उनका राजनीतिक जीवन था। ठीक। फिर यही सारे कबीले मिलके बोले जन, तो तुम जन हो, लोग हैं, कबीले को बहुत सारा कबीले मिलाकर कहलाता था क्या? जन। और उसी जन का प्रमुख कहलाता था क्या? राजन। क्या कहलाता था? राजन। ठीक। तो फिर बहुत सारे जनपद, जनपद मिला के क्या बने? महाजनपद। ऐसा करके देखेंगे उसको। तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। कितने? 16। तो उस 16 महाजनपद में उसी समय दो धर्मों का उदय हुआ, एक बौद्ध धर्म और एक तुम्हारा जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं। ठीक। तो सारी चीजें वैसे ही चल रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो वैदिक काल के समय से चालू हुआ था। ओके। तो वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, वही व्यवस्था तुम्हारा महाजनपद काल में भी था। फिर महाजनपद काल जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी में पहला राजवंश, अभी तक हमको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला पर्टिकुलर व्यक्ति का। हम लोग जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखें, तो पूरे एक समाज को पढ़े हम, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़े क्या? नहीं। फिर जब वैदिक काल में आते हैं, तो भी पूरे एक समाज को पढ़ते हैं, वहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है। तो बोले कहाँ से मिला? तो जब हम लोग जैन धर्म महाजनपद काल में आते हैं, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को जब पढ़ते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आएगा तुम्हारा गौतम बुद्ध, और तुम्हारा नाम आएगा क्या? महावीर स्वर्ण। और उसी समय महाजनपद काल में एक पर्टिकुलर तुम्हारा राजवंश को पढ़ते हैं, तो पहला राजवंश आता है हर्यक वंश। तो राजवंशों की जो शुरुआत है, जो साक्ष्य, वो इसी महाजनपद काल से मिलना चालू होता है। ठीक। व्यवस्थाएं वैसी ही थी, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक। तो हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक के बाद तुम्हारा क्या आएगा? तो नाग वंश आएगा, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है। जैसे कि हम लोग शुरू से देखें, तो पूरा सिलेबस को आप देख लो एक बार। तो सिलेबस में तुम्हारा क्या क्या है? तो इतिहास को हम लोग क्या किए हैं? 3 भाग में बांट दिए हैं। ठीक। पहला प्रागैतिहासिक काल, ये क्या होता है समझ गए? दूसरा क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक। और तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल। ठीक। ये 3 कालखंड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बताया कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? पाषाण काल को। किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल। ठीक। पाषाण काल है ना। अब आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। अब ऐतिहासिक काल, तो इसको फिर से 3 भाग में क्या कर दिए? बांट दिए। ये तुम्हारा प्राचीन, ये मध्य, और ये आपका आधुनिक। ठीक। तो पहले किसको देखते हैं? प्राचीन में, है ना। तो ये शुरू माना जाता है कहाँ से? वैदिक काल से। कहाँ से? वैदिक काल। तो ये वैदिक काल से शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? वैदिक काल से। ठीक। तो वैदिक काल से शुरू होगा। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? महाजनपद काल। क्या आएगा? महाजनपद काल। इसी महाजनपद काल में तुमको क्या देखने को मिलेगा? राजवंशों का इतिहास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है, अब इसी में 2 धर्म भी पढ़ेंगे। एक तुम्हारा क्या पढ़ेंगे?
बौद्ध धर्म, और एक तुम्हारा क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। ठीक। अब अगर राजवंशों को देखोगे तो यहां पे तुम्हारा पहला जो राजवंश है वो कौन सा दिखता है, तो हर्यक वंश। कौन सा वंश, हर्यक वंश। ठीक। जिसमें बिंबिसार, वो तुमको पहला शासक दिखेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके वंशावली को देखेंगे। हर्यक वंश के बाद इसको समाप्त करके कौन आएंगे, तो शिशुनाग वंश आएंगे। कौन आएंगे, शिशुनाग वंश। ठीक। शिशुनाग वंश के बाद में इसको हरा के कौन आएंगे, नंद लोग आएंगे, तो नंद वंश पढ़ेंगे। नंद को हटा के कौन आते हैं, मौर्य वंश आते हैं, तो मौर्यों को पढ़ेंगे। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, इनको पढ़ा जाता है पूरा का पूरा। ये तुम्हारा मौर्य वंश। ठीक है। अब इनके बाद यहीं से थोड़ा सा चीजें बदलना चालू हो जाती है, कहां से, मौर्यों के बाद से। ठीक है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत पैरेलल लेके चलोगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए ऊपर जब चल रहे हो तो ऊपर को खत्म कर लो। ठीक। तो जिस समय इधर अब हम लोग पढ़ते हैं कि मौर्य वंश में कौन थे, तो सम्राट अशोक। कौन थे, सम्राट अशोक। तो उन्हीं के समय तुम्हारा क्या था, अखंड भारत था। तो अखंड भारत, ये तो पूरा पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, तिब्बत पूरा, ये तुम्हारा म्यांमार, ये बांग्लादेश, यही पूरा था क्या, अखंड भारत। किसके समय, सम्राट अशोक के समय। फिर सम्राट अशोक के बाद के जो भी शासक हुए वो उतने प्रभावशाली रहे नहीं, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। तो धीरे धीरे साम्राज्य जो है वो क्या होने लगा, छोटा होने लगा, टूटने लगा। लोग अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और अपने क्षेत्र में शासन करने लगे। तो मौर्यों के बाद, ठीक है, मौर्यों के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल, मतलब मौर्यों के काल के बाद का काल। ठीक। तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो एक पढ़ते तुम्हारा कण्व वंश, एक पढ़ते हैं शुंग वंश। क्या, शुंग वंश। और एक पढ़ते हैं क्या, सातवाहन वंश। कौन सा वंश, सातवाहन वंश। ठीक। तो ये मौर्यों के काल के बाद का काल है, कौन सा, ये मौर्योत्तर काल। ठीक। तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों को पढ़ेंगे। ठीक। अभी चीजें जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगा। उनका जो सामाजिक जीवन पहले से था उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा चल रहा था वैसे। ठीक। एक राजा होगा, उसकी प्रजा होगी, है ना। ठीक। जैसा धर्म मान रहे हैं वैसा धर्म ही चलेगा। दो ही धर्म थे बोले, एक बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और उसमें भी अगर देखोगे तो पैरेलल चल रहा था तुम्हारा क्या, तो भगवान विष्णु को मानने वाले भगवान विष्णु को मान रहे हैं तो वैष्णव धर्म, भगवान शंकर को मानने वाले मान रहे हैं तो तुम्हारा शैव धर्म। चीजें सब पैरेलल चल रही, कोई अंतर नहीं था। ठीक है। राजा होगा, राजा का मंत्री होगा, सेनापति, सिपाही, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन सब कुछ वैसी था, कोई परिवर्तन नहीं था। ठीक है। अब इतना देखे तो यहां तक तो ठीक है, कहा, सातवाहन वंश तक। अब इसके बाद जो साम्राज्य इन्होंने बनाया था वो टूटता गया। इन लोग आए, थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश किए लेकिन उतना नहीं संभाल पाए। तो इधर शुंग वंश, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ोगे तुम्हारा सातवाहन वंश, ठीक है ना। तो इन्हीं के समय से इधर धीरे धीरे करके पश्चिम से, इधर चाइना साइड से, ठीक, अलग अलग क्षेत्र से लोगों का आगमन होने लगा। कहाँ पे, भारत के क्षेत्र। ठीक। लोग आक्रमण करने आने लगे। तो पढ़ोगे तुम लोग, शुंग वंश के समय में यवनों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, यवनों का। तो मौर्योत्तर काल से ही पश्चिम से लोग हमारे यहाँ के आक्रमण करने लगे थे। यवन, हिंद यवन, बैक्ट्रियन, तो इनका भी अलग इतिहास है, पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी मैं इन लोगों को नहीं छू रहा हूं, नहीं तो पहले इधर का जो चल रहा है उसको चलने दो, नहीं तो फिर साफ हो जाएगा पूरा। इतिहास समझ में इसीलिए नहीं आता बेटा। आधुनिक भारत को तो एकदम आदमी, गांधी जी पूरा चालू हुआ, गांधी जी मतलब पूरा आधुनिक खत्म थे।
है ना। गांधी जी आए, असहयोग आंदोलन पढ़े, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े, फिर भारत आजाद, एकदम पैरेलल चल रही, कोई टेंशन नहीं। मध्यकाल के समय में भी कोई दिक्कत नहीं था, उसमें भी तुम्हारा बाबर से शुरू हुआ, उधर औरंगजेब में खत्म हो गया। यहीं पे दिक्कत है इन्हीं लोगों के समय से, क्योंकि इन्हीं के टाइम से इधर से लोगों का आक्रमण होना चालू हुआ है, उधर चाइना से लोगों का आक्रमण चालू हुआ है। तो चीजें समझ में नहीं आते। अरे बोले अभी तो मैं सुंग देख रहा था, यवन कहां से आ गया, वो सबको देखेंगे। तो अभी इन लोगों को छोड़ रहा हूं, यवन कौन थे ये भी देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, इन लोगों की जो चीजें चल रही उसको चलाना है आगे, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या था, मौर्योत्तर काल। क्या था मौर्योत्तर काल, तो सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। मौर्योत्तर के बाद अब फिर से साम्राज्य पूरा बिखर चुका है, उधर से आक्रमण हो रहा है, लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, ठीक। तो अब फिर से इन क्षेत्र को एक करने काम करेंगे कौन, गुप्त लोग। कौन करेंगे, गुप्त। जो साम्राज्य बिखरा हुआ था उसको फिर से एकीकृत करने काम करेंगे कौन, गुप्त लोग, ठीक। तो इधर ये तुम्हारा क्या है, मौर्योत्तर काल है। क्या है, मौर्योत्तर काल, ठीक। मौर्योत्तर काल के बाद में देखेंगे क्या, गुप्त काल। क्या देखेंगे, गुप्त काल। तो गुप्त वंश पढ़ेंगे, ठीक। तो भारत के साम्राज्य को जोड़ने का मतलब प्रशासनिक एकीकरण करने का काम मौर्यों के बाद सबसे ज्यादा जिन्होंने किया वो कौन थे, गुप्त लोग। इसमें से मेन शासक पढ़ेंगे दो ही है, एक तुम्हारा समुद्रगुप्त और एक तुम्हारा क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक। बाकी शासक हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन उतना काम का नहीं, मेन दो यही है। गुप्तों के बाद फिर से समुद्रगुप्त ने जो साम्राज्य एक करके दिया था वो फिर टूट जाएगा, है ना। तो उसके बाद देखेंगे क्या, गुप्तोत्तर काल। क्या देखेंगे, गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्तों के काल के बाद का काल, है ना। तो इसी समय फिर से जब भारत क्या होता है, प्रशासनिक एकीकरण जो इन्होंने करके दिया था वो टूट जाता है। अब उसको जोड़ने का काम करेंगे कौन, इसी समय तुम्हारा, ठीक। एक वंश पढ़ेंगे वर्धन वंश। कौन सा वंश, वर्धन वंश, जिसका प्रमुख शासक रहता है कौन, तुम्हारा हर्षवर्धन। कौन रहता है, हर्षवर्धन। अब इसी समय इन लोग जो है ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, क्या है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, उसको लेके लड़ाई होगा। क्या होगा, लड़ाई किसको लेके, कन्नौज को। तो इधर कुछ राजवंश रहेंगे, कुछ इधर रहेंगे और कुछ दक्षिण साइड रहेंगे, ये सब आपस में इसी को लेके लड़ेंगे, किसको लेके, कन्नौज को, ठीक। तो ये पढ़ेंगे क्या, वर्धन वंश, जिसमें तुम्हारा प्रमुख शासक रहता है कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक कन्नौज में कोई नहीं रहता है, तो उसी कन्नौज को लेके इधर के कुछ राजवंश क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे इसके बाद, है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, किसको लेके, कन्नौज को लेके। तो इधर तुम्हारा गुर्जर प्रतिहार रहेंगे, इधर राष्ट्रकूट रहेंगे और इधर पाल वंश रहेंगे। ये तीनों आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, किसको लेके, कन्नौज को लेके। चीजें व्यवस्थाएं जो चल रही है सब सेम है ना, अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसे रहेगा, क्लियर। परिवर्तन इसी बीच में चालू होगा, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि अब अरब से, कहां से, अरब से लोगों का आक्रमण होना चालू हो गया था, यहां तक पहुंच चुके थे, पाकिस्तान तक, सिंध प्रदेश तक, ठीक। इधर चल रहा है, इन लोग इधर ही में देख रहे हैं, उधर इन लोग आके यहाँ पे अपना पैर जमा के बैठे हुए हैं। 712 ईस्वी, ठीक। तो 712 ईस्वी तक ये चीजें चलेंगी सब, कोई टेंशन नहीं रहे। तो यहां जो हम लोग मेन प्राचीन काल देखते हैं, ये तुम्हारा कहां शुरू होता है, वैदिक काल से। कहां से, वैदिक काल। वैदिक काल से पूरा का पूरा हम लोग लेते हैं कब तक, 712 एडी तक, ये पूरा, ठीक। तो ये चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहीं से तुम्हारा यही गुर्जर प्रतिहार इस क्षेत्र में शासन करेगा, और इसी ये बाद में यही गुर्जर प्रतिहार अलग अलग राजवंश में और टूट जाएगा। तो फिर राजपूत काल चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, राजपूत काल। तो राजपूत काल जब इन लोग टूटेंगे अलग अलग, उस समय इधर पाकिस्तान
और इधर वाले दिल्ली वाले क्षेत्र में इनका शासन चालू हो जाएगा, किसका? पश्चिम से आए हुए लोगों का। तो हम लोग जो व्यवस्था चल रही थी उसमें धीरे से परिवर्तन आएगा, है ना। जब अरब के लोग हमारे यहाँ आक्रमण करेंगे, कहाँ के लोग? अरब के लोग, ठीक, 712 ईस्वी। फिर अरब के बाद तुर्क लोग आएंगे, उन लोग हमारे यहाँ आक्रमण करेंगे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन लोग आएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को हराएंगे और आके यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक। तो जब इन लोग शासन करना चालू करते हैं तो सीधा हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा? दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत। तो जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें अचानक से क्या हो जाएगा? परिवर्तन, क्योंकि शासक बदल गया। जो शासक पहले हमारे यहाँ शासन कर रहे थे उनका अधिकार छीन लिया गया, वो सब क्या हो गए? बाहर के लोगों के अधीन हो गए। तो जो सामाजिक जीवन पहले था वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अभी तक यहाँ के लोग पाली, प्राकृत, संस्कृत में खेल रहे थे, अब यहाँ पे तुम्हारा अरबी, फारसी लैंग्वेज चालू हो जाएगा, ओके। लोगों का रहन सहन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा। तो सामाजिक जीवन बदले, आर्थिक जीवन, व्यापार करने का तरीका बदलेगा। जो वस्तु विनिमय प्रणाली, जो मुद्रा का प्रचलन था, वो दूसरी मुद्रा इन लोग चलाएंगे। अभी तक कुछ और मुद्रा चल रहा है। व्यापार करने की पद्धति बदली, सांस्कृतिक परिवेश बदला, अभी तक कुछ और चल रहा था, इन लोग आएंगे तो चीजें अलग हो जाएंगी, पहनावा ओढ़ावा सब बदल जाएगा, ओके। तो जो चीजें बदली, मतलब चल रही थी, उनमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन। कैसे? तो यहां से चालू होता है, ये हम लोग पूरा पढ़ते हैं 712 से लेके 1707 तक, 712 से 1707, ठीक है। तो यहां पे जाओगे तो ये चीजें चल रही थी। ये राजपूत जो भी राजवंश यहाँ पे देखेंगे, तब तक उन लोग आके दिल्ली में बढ़ जा रहे थे। कहाँ बढ़ जा रहे थे? दिल्ली में। और सब उनके अधीन, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ उनके अधीन हो जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से मेन हम लोग देखते हैं कहाँ से? 712 से। तो यहीं से हम लोग मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। तो सब 712 एडी से अगर लोगे औरंगजेब के शासन काल तक, 1707 तक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? अरबों का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? अरब आक्रमण, ठीक। अरब के बाद कौन आएंगे? आपका तुर्क आक्रमण होगा, तुर्कों का आक्रमण होगा, ओके। अब इसी में मोहम्मद गोरी रहेगा। कौन रहेगा? मोहम्मद गोरी, उसका गुलाम, ठीक, वो यहाँ पे शासन करने लगेगा। तो यहां से फिर अब राजवंश चालू हो जाएगा पूरा का पूरा तुम्हारा, किसका? दिल्ली सल्तनत का। फारसी लैंग्वेज चलेगा अब यहां से, दिल्ली सल्तनत, ठीक। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत, ठीक। दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? तो गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश, ठीक। गुलाम वंश के बाद लोधी वंश। क्या पढ़ेंगे? लोधी वंश, ठीक। लोधी वंश के बाद, सॉरी लोधी नहीं, खिलजी है। क्या है? खिलजी, खिलजी वंश, ठीक। खिलजी के बाद तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश। तुगलक के बाद सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद। और सैयद के बाद लोधी वंश। ये तुम्हारा कहलाया क्या? दिल्ली सल्तनत। क्या कहलाया? दिल्ली सल्तनत। तो अरब लोग जब आक्रमण किए तो नाम आता है तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम का। किसका नाम आता है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। वो जब इधर आक्रमण किया तो ये सिंध वाले क्षेत्र में किया था बेटा, पढ़ेंगे। ये सिंध प्रदेश पाकिस्तान वर्तमान का, वो आया यहाँ पे, इस क्षेत्र को कब्जा करके चल दिया। इधर वो चीजें चल रही थी ना, जब वो आया 712 में इधर आक्रमण किया तो इधर ये चीजें चल रही थी, गुप्तोत्तर काल चल रहा था, इधर हम लोग राजवंश शासन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल अलग था। इन लोग यहीं पे रहे और वापस चल दियो, ठीक। उसके बाद तुम्हारा कौन आया? अरबों के बाद तुर्क लोग आए।
तो तुर्क लोग जब आए आक्रमण किए तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उन लोग आक्रमण किए, लूटपाट किए और चल दिए। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। ओके, वो आते थे, लूटमाट करते थे, महमूद गजनवी, और फिर चल देता था। उसके बाद तुर्क आक्रमण में सेकेंड नंबर में कौन आता है? मोहम्मद गोरी। वो जब आता है तो बेटा वो आएगा यहाँ पे क्या करेगा? बैठ जाएगा, वापस नहीं जाता। तो उस समय के जो राजपूत राजवंश थे उनके साथ उसका युद्ध होगा, और जब युद्ध लड़ेगा तो यहाँ बैठ जाएगा, वापस नहीं जाएगा। और जब जाता है तो अपने गुलाम को यहाँ छोड़ देता है, ठीक। और उन लोग जब शासन करते हैं क्षेत्र में क्या होता है? सारी चीजें परिवर्तित होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे चालू हो जाएगा क्या? दिल्ली सल्तनत। क्या चालू हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत। तो सुल्तान लोग शासन करेंगे। अब राजा महाराजा गए, कहानी खत्म, सब अंडर में हो जाएंगे किसके? सुल्तान के। तो सुल्तानों का शासन चलेगा। तो सुल्तान में पहला गुलाम वंश, तो जितने भी सुल्तान बने उसमें मेन जो थे वो सब गुलाम थे। कभी क्या थे? गुलाम। इसलिए उस राजवंश का नाम ही पड़ गया क्या? गुलाम वंश, ठीक। उसके बाद आए खिलजी लोग। कौन आए? खिलजी। खिलजी के बाद कौन आएंगे? तुगलक लोग। तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी। तो अभी तक तुम्हारा सुल्तान लोग शासन कर रहे हैं, ठीक। सब के सब मुसलमान है ना। हालांकि क्षेत्र अलग अलग था, लेकिन पहनावा, ओढ़ावा, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक, राजनीतिक सब जीवन सेम, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, अब उसके बाद फिर से अब मुगलों का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? मुगलों का। तो मुगलों का आक्रमण होगा, बाबर आएगा। कौन आएगा? बाबर। उसके आने से भी व्यवस्थाएं सेम रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जो समाज चल रहा था वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब बादशाह लोग बैठेंगे। कौन बैठेंगे? बादशाह, ठीक। अभी तक सुल्तानों का शासन था, वो उपाधि लेगा किसकी? बादशाह। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे उन लोग तो बैठे ही रहेंगे। बोले पहले तुम्हारे अंडर में थे, अब कोई नया आ गया तो उसके अंडर में रह के शासन करेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद तुम्हारा क्या चालू हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल। क्या चालू हो जाएगा? मुगल काल। तो मुगल काल को देखेंगे। मुगल लोग आ गए, तो इसमें कौन रहता है? बाबर। बाबर को देखेंगे। बाबर का बेटा कौन रहता है? हुमायूं। कौन रहता है? हुमायूं। हुमायूं को देखेंगे। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर का बेटा कौन? अरे बोलो जी। शेखू बाबा, सलीम, जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक। और उसके बाद उसका बेटा, शाहजहां का बेटा कौन होगा? जो शासक बनेगा, औरंगजेब। तो ये पूरा मुगल काल है। क्या है? मुगल काल। अब इसको जब पढ़ते हैं तो इसी बीच में हमारे यहाँ राजपूत काल को भी पढ़ेंगे, इसी टाइम पीरियड पे, ठीक। ओके, तो मुगल काल में इतने प्रमुख शासक थे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब ये मुगल काल चलते रहता है, उसी समय हमारे यहाँ यूरोप के कंपनी का आगमन हो जाता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक। किसका आगमन होगा? यूरोपीय कंपनियों का। इन लोग जब रहते हैं, मुगल काल जब चलते रहता है, तो इधर तुम्हारा जहांगीर के समय से ही, अकबर के समय से ही नीचे दक्षिण में आएंगे, फिर धीरे से उत्तर में आएंगे, वो देखेंगे बाद में। तो इसी समय क्या होगा? यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है भारत। तो इन लोग आएंगे, धीरे धीरे करके अपना पैर जमाने लगेंगे, और औरंगजेब के खत्म होने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे इधर सम्राट अशोक के बाद कोई शासक तुम्हारा ढंग का नहीं मिला,
जो उतने बड़े साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके। वैसे ही इधर औरंगजेब के बाद जो पूरा भारत का क्षेत्र था, क्योंकि मुगल लोग पूरे क्षेत्र पर अधिकार किए, उत्तर भारत पे, मध्य भारत पे, एकदम दक्षिण में नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारा महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र क्षेत्र तक इनका साम्राज्य था। ठीक, तो औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक नहीं हो पाया जो पूरे के पूरे क्षेत्र को अच्छे से क्या कर सके, संभाल सके, बल्कि उल्टा और बर्बाद कर दिया। वो बोलते हैं ना बेटा कि काबिलियत जन्म से नहीं आता। ओके, तुम्हारे माता पिता ने बहुत बोले एक पीढ़ी फुल पैसा कमाई, 2 पीढ़ी संभाल के रखा, 3 पीढ़ी संभाल के रखा, 4था पीढ़ी में कोई नालायक पैदा हो गया, सबको बर्बाद कर देगा, मिट्टी पलीत। ओके, ये इतिहास है। तो बोले ऐसा नहीं है कि बेटा बाप अच्छा है तो बेटा भी एकदम वैसी उसको चीज़ों को संभाल के रखे, नहीं हो सकता। हर कोई लायक नहीं होता, कोई नालायक भी होता है। बोले अरे मेरे पिताजी के बहुत पैसा है, क्या करूं मैं, उड़ाऊंगा, बोले मौज मस्ती करेंगे। अब इधर बाप हकन हकन के कमा रहे हैं, लड़का सबको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो औरंगजेब के बाद से इधर कोई ऐसा शासक नहीं हो पाया जो उतने बड़े साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके। ठीक, तो पूरा कहानी खत्म औरंगजेब के बाद। तो मुगलों के बाद का काल कहलाएगा क्या, तो उत्तर मुगल काल, मतलब मुगल काल के बाद का काल। तो उत्तर मुगल काल में हम लोग औरंगजेब के बाद के जो नालायक शासक हुए वो सबको पढ़ेंगे। ठीक, पूरा बर्बाद कर देते हैं। अगर इन लोग सही रहते तो अंग्रेज लोग अपना पैर नहीं जमा पाते। ठीक है, तो इधर मुगल काल के बाद ये दोनों पैरेलल चलेगा, उत्तर मुगल काल। कोई काम के नहीं रहेंगे, सिर्फ इसमें बादशाहों का नाम पढ़ना है। इन लोग दिल्ली में बैठे रहेंगे, अंगूर खाते रहेंगे, और इन लोग क्या करेंगे, अपना पैर जमाते रहेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो इन लोग जब आते हैं तो भारत में पूरी सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन चालू हो जाता है। सबसे पहला अगर देखोगे एकदम जो मतलब हाईलाइटेड रहा, वो लोग आए क्यों थे, व्यापार करने के लिए। तो हमारे यहाँ बेटा पहले ज्यादातर हम लोग कौन सा वस्त्र पहनते थे, तो सूती वस्त्र, हमारे यहाँ वही चलता था। अब इन लोग आए मस्त एकदम रेशमी कपड़ा वपड़ा, एकदम झकन ना पूरा, सब देखने में अच्छा लगता है। ठीक, अरे अब तुम सोझे खादी या नॉर्मल सूती कपड़ा पहन के जाओ पार्टी बीटी में, बोले क्या पहन के आ गए हैं यार, बोले और एकदम झकना, दूर से देखो तो तुमको अरे बाप रे चमक रहे, एकदम हाईलाइटेड हो गए हैं। ठीक, तो आंख में चुभता है तो तुमको दिखता है ना, बोले वाह यार कहाँ से लिया तू, ऐसे करके। तो इन लोग आए मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र। अब राजा महाराजा लोग भी थे, उन लोग को भी देखे अरे सोझे पहन रहा हूँ यार। ठीक, हम लोग धोती कुर्ता में घूम रहे, इन लोग बढ़िया कोट बीट पहन के लाओ। अब आज के डेट पे तुमको बोले धोती पहनो तो पहनोगे? लड़कियों को तो बोलते हैं अरे लड़की ऐसा कपड़ा पहन रही, वैसा कपड़ा पहन रही, तो तुम क्या पहन रहे हो, जाओ पहनो। हाँ बोले हम लोग बोलते लड़कियों को सांस्कृतिक पारंपरिक परिवेश में रहना चाहिए, बोले तो तुम जीन्स पैंट पहनना छोड़ दो, टी शर्ट पहनना छोड़ दो, आओ धोती में, चलो पहने धोती, बोले धोती कुर्ता अपना नहीं, बोले अपना सूट पैंट पहन के घूमेंगे। अब तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम डीएम बन जाओ, बोले मेरा पारंपरिक परिवेश है सर, मैं धोती कुर्ता में ही आऊंगा। इधर मीटिंग चल रही है, ठीक है, और तुम धोती पहन के चल दिए तो बेटा सस्पेंड। समझ में आ रहा है, कहानी तुम्हारा खत्म। तो बोलना अच्छा लगता है कि अरे हमारा चीज हमारा चीज हमारा चीज, लेकिन तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो ना। समझ में आई बात? बोल तो दिए, लेकिन जमाने के साथ चलना पड़ेगा ना भाई। तो चीजें बदली अंग्रेजों के, मतलब बहुत से कंपनियों के आने से। अब ये जब कंपनी आएंगे तो इसमें भी यूरोप की सब कंपनियां थी, तो कुछ ब्रिटेन से आएंगे, तुम्हारा फ्रांस से आएंगे, कुछ तुम्हारा कहाँ से आएंगे, तो पुर्तगाल से आएंगे।
है ना, हॉलैंड से आएंगे, अलग अलग देश के कंपनी यहाँ पे आके काम करने लगेगी। ठीक, तो चीजें एकदम से क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। हमारे यहाँ अभी तक आर्थिक जीवन कुछ और था, ठीक, मूलों के समय में चीजें अलग चल रही थी। इन लोग आएंगे, सब बंद बोल, दूसरा अपना सिस्टम चलाएंगे। सामाजिक जीवन अलग था, ठीक, इन लोग आएंगे, शासन करने लगे, पूरे समाज परिवर्तित, अपना नियम कानून यहाँ पे थोप देंगे। अपने इन लोग शासन करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाएंगे, है ना। राजनीति करने का तरीका बदलेगा, द्वैत शासन लाएंगे, बोले अरे आधा तुम्हारा आधा हमारा, फिर सबको ले लेंगे। तो धीरे धीरे सब चीज क्या हो गया, बदल गया। तो आधुनिक युग का आगाज हुआ, जो चीजें बहुत पहले से चल रही थी उसमें क्या हो गया, परिवर्तन। ठीक, आधुनिकता को अपनाए, परंपरागत चीजों को हमने त्याग दिया। ओके, तो आगाज होता है किसका, फिर आधुनिक युग। ओके, विज्ञान से संबंधित चीजों का, जो चीजें आविष्कार हुआ उनका प्रयोग करना हमने चालू किया, मशीनरीज का यूज करना प्रारंभ किया, तो चीजें एकदम से बदली। तो हम लोग प्रवेश कर जाते हैं किसमें, आधुनिक युग में। समझ में आई बात। तो इधर तुम्हारा मेन हम लोग चालू करेंगे, ये तो मुगल काल चलते रहेंगे, 1707 तक औरंगजेब रहता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल को तो पढ़ेंगे ही, काम करनी है, उसी पैरेलल में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मेन जो रहता है हम लोग 1707, क्योंकि औरंगजेब बैठा हुआ है वहां पे, ये लोग आ जा रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अभी भी दबदबा किसका है वहां पे, शासन, समाज, जीवन, राजनीतिक आर्थिक जीवन किसके हाथ में था, औरंगजेब। ये मरता है, इनके हाथ में रहता है, लेकिन ये सब इसको दबा देते हैं। क्लियर। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि 1707 से हम लोग देखते हैं क्या, आधुनिकता का दौर चालू होगा। क्लियर। यहां तक एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू तुम लोगों को कुछ समझ में आया कि क्या क्या पढ़ना है, चीजें कैसे कैसे घटित हुई हैं। तो बाकी फिर कल देखते हैं कहानी को। ओके, कम से कम तुमको पढ़ना क्या, नाम याद होना चाहिए, थोड़ा सुना सुना लगना चाहिए, क्योंकि फिर जब चीजें एक बार ऐसे चलने लगेगी तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लो। अभी जब पूरा हो जाएगा 47, फिर उसके बाद तुमको कनेक्ट करूंगा मैं दक्षिण भारत, वहाँ पे भी बहुत सारे शासन राजवंशों को देखना है। तो कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि चीजें एक साथ घटित होंगी। तो एक साथ जब घटना घटता है तो उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो एक बार अलग को पढ़ते हैं, एक बार अलग को पढ़ते हैं। फिर जब अलग अलग पढ़ते हैं फिर उसको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है कि किस समय चीजें क्या क्या घटित हुई। ओके, ठीक, चलो बाकी फिर कल देखते हैं इसके बाद, है ना।